गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आपका सेकंड जो पार्ट है वो ले रहे हैं क्लास का, जिसमें पहले वाले क्लास में मैंने आपको कार्बन के बारे में बताया था। आज हम लोग कार्बन के आगे के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन चैप्टर्स के आगे के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आज कार्बन के जो सूत्र है उसके बारे में। तो कार्बन के यौगिक सूत्र के बारे में, जिसमें हम लोग 3 प्रकार के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, 3 प्रकार के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला नंबर है वह है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु। ठीक है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है ना, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि कार्बन और उसके साथ जो भी तत्व भाग लेते उसे हम लोग बिंदु के सहायता से, ठीक है ना, बिंदु की सहायता से उसकी संरचना को दिखाते हैं। उसे हम लोग लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, इसका उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग CO2 लिखते हैं। ठीक है, तो CO2 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। C का जो लास्ट ऑर्बिटल होता है वो 4 होता है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होते हैं टोटल। ठीक है ना, ऑक्सीजन के लास्ट में टोटल 6 होते हैं। तो ये क्या करेंगे कि 2 इधर से ले लेंगे और 2 इधर से, तो ऑक्सीजन तो 8 हो गया, कार्बन भी 8 होना चाहेगा तो ये इधर से ले लेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो दर्शाया जाता है उसे हम लोग लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के नाम से जानते हैं। एक और देख लेते हैं, एक और आपका चलते हैं CH4। ठीक है, CH4 के बारे में। तो CH4 में क्या होता है, जैसे कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4 है तो 1 2 3 और 4। ये क्या करेंगे, एक एक सबसे ले लेगा, तो 1 2 3 4, ये 4 पहले से था तो 8 हो गया। अब हाइड्रोजन भी 2 2 होना चाहेगा तो यहाँ से एक एक ले लेगा हर कोई। तो ये जो संरचना है इसे हम लोग लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो आपको यह है संरचना सूत्र। ठीक है, दूसरा नंबर में आपको पढ़ना है संरचना सूत्र के बारे में। दूसरा है संरचना सूत्र। ठीक है, संरचना सूत्र। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो होता है सूत्र, 2 परमाणुओं के बीच में जो बंधन होता है, जो बॉन्ड होता है, उसे रेखा के जरिए, ठीक है ना, एक लाइन दे करके यानी रेखा दे करके 2 परमाणुओं के बीच में, 2 परमाणुओं के बीच की जो बंधन होती है, ठीक है ना, बंधन के द्वारा, रेखा के द्वारा 2 परमाणु के बीच के बंधन को दर्शाया जाता है। ठीक है, दर्शाया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं संरचना सूत्र। फॉर द एग्जाम्पल, अगर जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे में CH4। ठीक है, CH4, तो CH4 देखते हैं, CH H H और H यहाँ पे इस ढंग से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें CO2 का, तो C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O। ठीक है ना, इस ढंग से हम लोग जो भी दर्शाते हैं इसे हम लोग कहते हैं संरचना सूत्र। ये क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। इसके बाद एक तीसरा नंबर भी है यहाँ पे, तीसरा नंबर में जो आपका पढ़ना है वो है त्रिविमीय सूत्र। त्रिविम सूत्र, ठीक है ना, त्रिविम सूत्र के बारे में। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सूत्र जो है ना, त्रिविम आकृति को प्रदर्शित करता है। जैसे आप
आप अपने आप को आईने में देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ कार्बन के जो यौगिक होता है ना, जब उसे हम लोग कार्बन यानी 3D रूप में देखते हैं, आईने के रूप में जब देखते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, बल्कि जब उसका सूत्र हम लोग लिखेंगे तब समझ में आएगा कि कैसा होता है, जिसमें हम लोग 4 हाइड्रोजन को अलग अलग ढंग से दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी, ठीक है ना, एक को डार्क लाइन कर देते हैं, ये जो हाइड्रोजन है वो डार्क लाइन है, एक आपका डॉट लाइन से है, एक आपका क्लियर है, एक और आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो डार्क लाइन वाला जो मैंने दिखाया, ये डार्क लाइन जो है आपका आगे का फ्रंट का हाइड्रोजन को दिखाया गया, फ्रंट हाइड्रोजन यानी आगे के हाइड्रोजन को दिखाया गया। ये जो डॉट लाइन है, डॉट लाइन आपको दिखाया गया है पीछे वाले का, और ये दोनों जो है साइड का है, ये दोनों साइड के हाइड्रोजन को दिखाया गया है। तो इस सूत्र को हम लोग त्रिविम के सूत्र के नाम से जानते हैं, त्रिविम सूत्र के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद आपको कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण देखिए, एक्चुअली कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो अभी तक ज्ञात कार्बनिक यौगिक है, वह लगभग कार्बनिक यौगिकों की संख्या अनगिनत कहा जाता है, लेकिन अगर एक आंकड़ा निकाला गया है, उस आंकड़े में लगभग 1,60,00,000 से भी अधिक है। कितना है कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या है ना, इसकी जो संख्या है टोटल 1,60,00,000, इससे भी अधिक है, से अधिक लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि किताब तो आपको बस 1,60,00,000 की दिया है आंकड़ा में, लेकिन 1,60,00,000 से 1.60 करोड़ से भी ऊपर इसकी संख्या है। यही वजह है कि इसको अलग अलग वर्गों में बांटना जरूरी है, क्योंकि इतने सारे इतने बड़े अमाउंट में जब कोई यौगिक है, किसी का यौगिक है, तो उसे उसके हर एक यौगिक को सही से पहचानना, उसका अध्ययन करना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से कार्बनिक यौगिकों को खासतौर से इसके अलग अलग पार्ट वाइज बांटा गया, वर्गीकरण किया गया, क्लासिफाइज किया गया, किसी ग्रुप को लेकर के, किसी क्रियाशील समूह को लेकर के, या अन्य कोई भी जो मेथड है वर्गीकरण करने का, उसके हिसाब से इसको बांटा गया, अलग अलग किया गया। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना, इसके मतलब पहला जो है यहाँ पे लिखा है कि सबसे साधारण यौगिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का संयुक्त रूप होता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का जो संयोजन से जो बनता है, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे, बेसिकली जो हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, यानी कि नोट वाली बात है, यहाँ पे एक नोट होगी कि जो कार्बन है ना, कार्बन, ठीक है, और कार्बन तथा हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन तथा हाइड्रोजन का जो संयोग होता है, जो संयोग होता है, संयोग से जो यौगिक बनते हैं, से यौगिक संयोग से बने यौगिक, बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है इसे। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो संयोग होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात है कि जो खुली श्रृंखला वाले, ये दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन,
और दूसरा जो होता है वो आपका होता है असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहला जो है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा जो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। इसे हम लोग एलोफैटिक भी कहते हैं, एलिफैटिक। ठीक है ना, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपको अब यहाँ से जो वर्गीकरण पढ़ना, वर्गीकरण दो प्रकार का हो गया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक जो आपका हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये जो कार्बन है, कार्बन के यौगिकों को दूसरे आधार पे भी बांटा जाता है। पहला तो हो गया कि ये संतृप्त और असंतृप्त यानी श्रृंखला के आधार पे बांटा गया है, पहला बांटा गया है श्रृंखला के आधार पे। दूसरा जो आपको बांटा जाता है वो क्रियाशील समूह के आधार पर। ठीक है ना। क्रियाशील समूह के आधार पर कार्बन यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग पढ़ना है। जैसे आपको क्रियाशील समूह में आपको बहुत सारा पढ़ना है, मैं बताते चलूं। आपको इसमें पढ़ना है अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया। ठीक है ना। उसके अलावा आपका ये कीटोन हो गया। ठीक है, कीटोन हो गया, एस्टर, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसके अलावा आपका क्या था, इसके अलावा आपका कीटोन, एल्डिहाइड, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में यानी एसिड के बारे में पढ़ना, ये बेसिकली है। इसके अलावा इसमें और भी है पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन चैप्टर में यहाँ के बाद जो वर्गीकरण पढ़ेंगे, वर्गीकरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो संतृप्त और असंतृप्त वाला हाइड्रोकार्बन के बारे में, उसके नाम के बारे में भी जानेंगे। यहाँ से हम लोग आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे। तो आईयूपीएसी नाम को याद रखने के लिए या लिखने के लिए जो मेन चीज जरूरी है वो मैं कुछ नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लें और बाद में इसे याद करके भी रखें, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज आती है। ठीक है, तो आपको 1 से 10 तक का कार्बन का नाम याद कर लेना है। इसके अलावा आपको कुछ और भी बेसिक जो है फंडामेंटली, जो केमिकल में 1-2 को बोलते हैं, केमिस्ट्री के भाषा में 1-2 को मोनो डाई ट्राई जो बोलते हैं, उस चीज को भी याद करके रखना है, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम्स है हो गए आपके एग्जाम्स में ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से क्वेश्चंस भी अराइज होता है और क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो आप पढ़ेंगे कार्बन चैप्टर का मेन पार्ट है नाम लिखना सीखेंगे। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जब अगर कोई ब्रांच के रूप में कार्बनिक यौगिक में आ रहा है तो ब्रांच वाले में हम लोग वहां पे 1 को लिखते हैं मोनो, 2 को लिखते हैं डाई, 3 को ट्राई और 4 को टेट्रा। देखिए इसके अलावा और भी होता है, बेसिकली यही 4 आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली हम लोग ज्यादा से ज्यादा 4 ब्रांचेज या शाखा देते हैं। ठीक है ना। नाम लिखने के लिए कि क्या क्या जरूरी है, तो सबसे पहला आपको तो मोनो डाई ट्राई, मोनो ना भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक सिंगल के लिए नाम ही होता है। आप उसमें मोनो लिखेंगे भी तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डाई ट्राई और टेट्रा ये 3 बहुत ही जरूरी है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अब आते हैं कार्बन वाले पे। एक कार्बन, अगर एक कार्बन है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथ। ठीक है, अगर 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है
ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन, और अगर 10 हो गया तो डेक। देखिए बेसिकली 10th क्लास में आप 10th क्लास में जो है ना 10th क्लास में आपको इतना ही आएगा, इसके आगे आपको आगे वाले क्लास में पढ़नी है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। बस ये 10 नाम जो है मेथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑफ, नॉन, डेक, तो ये आपको 10, इसके अलावा 4 इधर से मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब भी नाम लिखिएगा, चाहे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम लिखे, चाहे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम लिखे, या फिर क्रियाशील समूह वाले में भी चले जाएंगे, तो वहां पे भी जब लिखना शुरू करेंगे तो ये आपको बेसिकली फंडामेंटल चीज है और ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नामाकरण के बारे में, नामाकरण के बारे में, ठीक है। तो नामाकरण में हम लोग किसके पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक का। देखिए कार्बनिक यौगिक का नामकरण जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली जो मैंने अभी इरेज किया है वो वाले चीज याद होने चाहिए। इसके अलावा जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कुछ फंडामेंटल है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लॉन्ग चेन कौन सा होगा। जिस लॉन्ग चेन का मतलब होता है श्रृंखला, लंबी श्रृंखला का मतलब होता है कि जिस श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा कार्बन है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन एक छोर से दूसरे छोर में कार्बनों की संख्या ज्यादा हो, वो होगा। उसके अलावा दूसरा होता है कि जो लॉन्ग चैन जब ढूंढ लिए तो उसमें कुछ ऐसे भी कार्बन के परमाणु रहेंगे जो अलग हो जाएंगे, लॉन्ग चैन के अलग हो जाएंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं शाखा यानी ब्रांच। तो आपको दूसरा नंबर आपको ब्रांच देखना है। ब्रांच में देखना है कि कितने ब्रांचेज हैं, ठीक है ना, 1 है, 2 है, 3 है। जैसे अब हम लोग पहले पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन क्या होता है, ठीक है ना, पहला जो नंबर आपका एल्केन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही होता है, वो होता है एल्केन, ठीक है। तो एल्केन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, नामकरण हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो यहाँ 2 प्रकार के नामकरण होते हैं। एक जो होता है साधारण, साधारण, और दूसरा जो होता है IUPAC, IUPAC के बारे में, IUPAC, ठीक है। 2 प्रकार के नामकरण। साधारण नामकरण जो होता है जैसे कि किसी व्यक्ति को घर की बोलचाल भाषा में कुछ नाम से बुला लेते होंगे, ठीक है ना, तो घर की बोलचाल की भाषा में जिस नाम से बुलाते हैं वो हो गया उसका साधारण नाम। घर का नाम हो गया तो घर के नाम को हम लोग साधारण नाम में कंसीडर करते हैं। दूसरा है IUPAC। तो IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आई से इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, सो इसलिए एग्जाम में अगर पूछने से पहले ये चीज याद होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका IUPAC का फुल फॉर्म हो गया, IUPAC का फुल फॉर्म हो गया। तो आपको यहाँ पे 2 प्रकार के नाम पढ़ने हैं, एक तो साधारण नाम और एक होगा आपका IUPAC नाम। तो जो हम लोग एल्केन का नाम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे IUPAC, ठीक है ना। एल्केन का जो पढ़ेंगे वो IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। तो एल्केन वाले में होता क्या है, लिखाता कैसे, देखिए एल्केन का जब नामकरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो एल्केन वाले में IUPAC का जो हाइड्रोकार्बन है, IUPAC प्रणाली में जो सभी हाइड्रोकार्बन होंगे वो एल्केन का ही व्युत्पन्न माना जाता है, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होता है।
और वो ज्यादातर एल्केन वाले में ही होता है, ठीक है ना। इसके नामकरण में हम लोग क्या करते हैं, इसके नामकरण के आधार पे जो होता है हाइड्रोकार्बन के साथ साथ, ठीक है ना, जो आपका कार्बनिक यौगिक है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन के लास्ट में एक वर्ड जोड़ते हैं जिसका नाम है एन, ठीक है ना, क्या जोड़ते हैं, यानी एल्क जोड़ एन, तब जाकर के ये बनता है एल्केन, ठीक है ना, ये क्या बनता है, एल्केन बनता है। पहला एल दूसरा एन, आईयूपीएसी नामकरण में एल प्लस एन जाके बनता है एल्केन। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको हमने दिया कि CH4 का नाम लिखिए, अब देखिए CH4 एक कार्बन है, कितना कार्बन है, एक, एक का नाम होता है मेथ, एल की यानी कि वही वाला 1 2 3 नंबर आपका याद रखना है, एक से लेके 10 तक वाला जो नंबर है वो 1 2 3 4 जो भी आपका 10 तक का है वो हो गया, यानी कि मेथेट प्रोब्यूट पेंटेक्स सेप्टॉक नॉन डेक वाला, ठीक है। तो एक कार्बन का हो गया मेथ। और अगर आपको देखिए पता कैसे चलेगा कि ये जो है आपका एल्केन है कि एल्काइन है कि एल्कीन है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो एल्केन का जो सूत्र होता है, ठीक है ना, सूत्र हम लोग याद रखना है कि इसका होता है CnH2n+2, यानी n नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन, एन मतलब एन बोले तो नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की कितनी संख्या, कार्बन की जितनी संख्या होगी उससे दुगना से दो अधिक आपका हाइड्रोजन का संख्या होगा। जैसे अगर देख ले यहाँ पे एक कार्बन है तो एक दूना दो और दो चार हो गया। उसी प्रकार आप अगर देख ले कि C2H6 दो दूना चार और दो छह हो गया, ठीक है। C3H8 C3H8 तीन दूना छह दो आठ हो गया। अब नाम में आते देखिए, एक नाम के लिए तो एक कार्बन है उसके लिए मेथ, लास्ट में जोड़ना क्या है एन, जैसे जोड़ेंगे हो जाएगा मेथेन। उसी प्रकार दो, दो का होता है एथ, इसमें जोड़ देंगे एन तो हो गया एथेन। तीन का होता है प्रोप, प्रोप में जोड़ देंगे एन तो हो गया प्रोपेन, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे अब 10 तक जाएंगे तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन हो जाएगा, क्योंकि सब में लास्ट वाले में एन जोड़ना है। क्या ऐड करना है, एन को ऐड करते जाना है, आगे वाले नाम में ऐड करते जाना है। और इस सूत्र को भी ध्यान रखना है, CnH2n+2, CnH2n+2, ये आपका साधारण सूत्र हो गया किसका, एल्केन का। लिख देते हैं साइड में अलग से, ठीक है। एल्केन का साधारण सूत्र, साधारण सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 होता है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है, CnH2n+2। ये आपका कार्बन का जो एल्केन है उसको पकड़ने का, यानी कि समझने का कि एल्केन है कि एल्काइन है कि एल्कीन है, उसके बारे में ये आपको सही से जानकारी दे देगा। क्योंकि ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, अगर सूत्र याद नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए सूत्र याद रखना है। दूसरा जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, दूसरा नंबर में आपको पढ़ना है एल्कील के बारे में, एल्किल समूह के बारे में, ठीक है। एल्किल समूह, देखिए एल्किल समूह में क्या होगा कि इसके हाइड्रोजन परमाणु जो एल्केन है, एल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते, वहां से जो प्राप्त आपके जो यौगिक होंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एल्कील। क्या बोलते हैं, एल्कील। तो एल्कील का जो सामान्य सूत्र होता है, पहले इसका देख लेते हैं सामान्य सूत्र, ठीक है ना। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। देखिए याद रखिएगा, एल्केन वाले में +2 था, यहाँ पे +1 है, CnH2n+1 ये हो गया एल्कील, ठीक है। क्या हो गया, एल्कील हो गया। अब यहाँ पे एल्कील में इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएससी में नाम जो होगा इसका, पहले तो आपका वही एल और इसके साथ इल, ठीक है। इसके साथ क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे, एल के साथ इल जोड़ेंगे, आपको प्राप्त होगा एल्कीन। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कीन।
अब इसको भी उदाहरण पे समझ लेते हैं। जैसे आपका CH3 C2H5 दुगना से एक अधिक, दुगना से एक अधिक, C3H7 C4H9 C4H9 और भी आगे जा सकता है, 10 तक जाएगा। देखिए इसका होगा मेथ, इसमें जोड़ देंगे इल, हो गया मेथिन, ठीक है ना, मेथ में इल जोड़ देंगे मेथिन। दूसरा नंबर ये आपका होगा एथीन, दूसरा क्या हो गया एथीन। तीसरा जो है आपका होगा प्रोपीन, प्रोपीन। पांचवा हो जाएगा ब्यूटीन, सॉरी पांचवा बोले, तीसरा प्रोपील और चौथा ब्यूटील हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका एल्किल समूह हो गया। अब देखिए जब हम लोग एल्केन और आपका जब नाम हम लोग थोड़ा लॉन्ग चेन में चलेंगे तो एल्केन के साथ साथ आपको एल्कील वाला, ठीक है ना, एल्कील वाला भी याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं दोनों को लेकर के आगे नाम बढ़ेगा। क्योंकि अब होता क्या है कि यहाँ पे मैंने जो लिखा ना कि एक कार्बन कम होता है, सॉरी एक हाइड्रोजन कम होता है, तो एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से ये जो एल्कील होता है ना, एल्कील आपको चला जाता है शाखा के रूप में। किस रूप में चला जाता है? शाखा के रूप में चला जाता है। और शाखा रूप के रूप में जाने के बाद जो होता है उसका नाम कुछ थोड़ा अलग होता है। तो आज हम लोग उसके नाम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं लॉन्ग चेन में, ठीक है ना। कुछ उदाहरण दे करके चलिए देखिए, जैसे मैं लिखता हूं थोड़ा सा एक संरचना सूत्र के आधार पर लिखता हूं, ठीक है, संरचना सूत्र, ठीक है ना। और इसी संरचना सूत्र से हम लोग नाम लिखना सीखेंगे। जैसे CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, ये पहला नंबर हो गया मेरा। दूसरा नंबर में देख लेते हैं CH3 CH2 CH CH3 एंड CH2 CH3, ठीक है, ऐसा हो गया। और भी देख लेते हैं तीसरा नंबर में CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। देखिए अभी 3 मेरा अटैच हो रहा है, 3 मैंने लिखा भी और भी इसमें आगे समझा दूंगा। सबसे पहले मैंने याद कीजिए कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने बोला कि जब नामकरण लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग लंबी श्रृंखला ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? लंबी श्रृंखला, लॉन्ग चेन ढूंढते हैं। यानी कि एक कार्बन से लेकर के दूसरे कार्बन के जो छोर है उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन आना चाहिए। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ये पूरा एक सिंपल सा हो गया, क्योंकि इसके इधर उधर कुछ है नहीं तो सिंपल सा हो गया। तो 5 कार्बन है तो इसका जो नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। 5 कार्बन है, सिंपल 5 का पेंट होता है, पेंट में जोड़ देंगे एन, ठीक है, तो हो गया पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। दूसरा, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखते हैं लॉन्ग चेन ढूंढना है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर 1 2 3 4, 4 वाला छोटा है 5 वाला बड़ा है, तो डेफिनेटली हम लोग 5 वाले को कंसीडर करेंगे। इसको 5 वाले को कंसीडर करेंगे। अब दूसरा बात यहाँ पे ध्यान देना है इसके बाद कि ये जो ब्रांच में जो हमारा बचा, ये नजदीक किधर से पड़ रहा है? इधर से नजदीक पड़ रहा है या इधर से नजदीक पड़ रहा है? तो इस वाले में हम लोग देखेंगे कि इधर से भी 3 नंबर पे जा रहा है और इधर से भी 3 नंबर पे जा रहा है, दोनों ओर से 3 नंबर पे है। तो आप कहीं से भी काउंटिंग कर दे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से सेम नंबर पे है, दोनों तरफ से सेम नंबर पे, इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर से काउंटिंग करे चाहे उधर से काउंटिंग कर ले। अब यहाँ पे इसका नाम लिखने के लिए नाम में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ब्रांच का नाम, ब्रांच का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम लोग लॉन्ग चेन का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच का नाम कैसे लिखेंगे? जो ब्रांच है, ब्रांच का नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 3। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांच है वो 3 नंबर पे है, तो 3 और एक कार्बन का है, एक कार्बन का मेथ। अच्छा, अब थोड़ा याद कीजिए, मैंने बोला कि अगर हाइड्रोजन का संख्या एक कम रहे तो इल होता है। क्या होता है? एल। तो ये हो गया आपका मेथिल, यानी 3 मेथिल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है,
तो हो गया पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन, यानी 3 मेथिल पेंटेन। अब नीचे वाले में आइए, सबसे पहले लॉन्ग चेन ढूंढ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए इधर और इधर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बाद 2 है, इसके बाद 4 आ जाएगा, तो लॉन्ग चेन वो नहीं होगा। लॉन्ग चेन सीधा सीधा या टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होना चाहिए। तो इस वाले में देखिए कि सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं आपको। अब दूसरा है कि नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें। रीजन है कि देखिए 1 2 3 इधर से भी आ रहा है, 1 2 3 इधर से भी आ रहा है। दोनों नंबर से अगर देखें तो जो हमारा सबसे नजदीकी जो ब्रांच आ रहा है वो 3 नंबर पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इधर से कर लें चाहे उधर से कर लें, दोनों नंबर सही होगा क्योंकि दोनों तरफ से 3 3 पे ही आ रहा है, ठीक है ना। अब इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए जो ब्रांच बचा हमारा, पहले तो ब्रांच का ही नाम लिखेगा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि CH3 यहाँ पे भी और CH3 यहाँ पे है, दो जगह CH3 है, तो दो जगह CH3 के लिए क्या करते हैं, पहले तो जो जिस नंबर पे है वो नंबर लिखेंगे, 3 और 4। मैंने आपको एक बगल में लिखवाया था डाइट्राई टेट्रा। अब वहां पे 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। 2 के लिए लिखेंगे डाई, ठीक है ना। 2 के लिए डाई हो गया। चूंकि नंबर ऑफ कार्बन जो है एक एक ही है, तो एक वाले का क्या होता है, मेथिल होता है। हो गया मेथिल, यानी 3 4 डाई मेथिल। और अब यहां तक जो ब्रांच का है वो खत्म, अब मेन बचा। तो मेन वाले में टोटल 6 है। 6 का क्या होता है, याद कीजिएगा, मेथेट प्रोट ब्यूट पेंट हेक्स होता है 6 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्स, इसमें जोड़ देंगे एन, यानी कि हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो 3 4 डाई मेथिल हेक्सेन आपका इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, इसमें अभी और भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, ये सिंपल सा हो गया। चलिए देखिए बाबू, एक आपका ये हो गया, दूसरा और तीसरा, ठीक है। उसके आगे मैं बता रहा हूँ, 1 2 और 3। देखिए बहुत प्रकार से नाम लिखाता है, इसमें ये सब भी आएंगे, ठीक है ना। इस वाले में क्या है, सिंपल आपको दिख रहा है कि 1 2 3 है, ठीक है ना, 1 2 3 है। तो इसका तो सिंपल आप लिख लीजिएगा कि एक वाला हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है। चाहे इधर से काउंट कीजिए चाहे इधर से काउंट कीजिए, दोनों तरफ से सेम ही आने वाला है। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मेथिल। और 3 का है तो 3 का क्या होता है, प्रोपेन, ठीक है। ट्रू मेथिल प्रोपेन हो गया। इस वाले में भाई सबसे पहले कार्बन ऑफ लॉन्ग चेन देख लेते हैं। तो आपका ये सिंपल वाला लॉन्ग चेन हो गया बाबू, ठीक है ना। अब इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से करें या इस साइड से करें।
देखिए इस साइड से करेंगे 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो नंबरिंग करेंगे वो हमेशा जिधर से नजदीक पड़ रहा है, तो इधर से हमें नजदीक पड़ रहा है तो 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इसका नाम लिखते हैं। देखिए 2 पे 2 वो ब्रांच है, एक ऊपर में और एक नीचे ब्रांच है, तो 2 का 2 है तो दोनों लिखेंगे। सबसे पहले कितना नंबर पे, 2 और 2, दोनों के लिए 2, ठीक है ना। 2 और 2, 2 है तो इसके लिए तो डाई ऑलरेडी रहेगा, डाई हो गया। उसके बाद मेथिल, डाई मेथिल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये हो गया 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, सबसे पहले लॉन्ग चेन ढूंढेंगे। ये वाला हमें दिखा कि ये लॉन्ग चेन है। अब किधर से काउंट करें, इधर से कर ले या इधर से। देखिए इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, गलत हो जाएगा। इधर से करेंगे तो 2 नंबर, तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 और 6, यहाँ से 1 नंबर से, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 तक हो गया। अब ब्रांच लिखेंगे। देखिए एक 2 पे है और एक 3 पे है, तो पहले 2 फिर 3, दोनों के लिए डाई एक साथ, ठीक है ना। 2 3 डाई, चूंकि सेम नंबर है इसलिए मेथिल, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हेक्सेन। ये आपका आईयूपीएसी नाम, ठीक है। ये इतने का आईयूपीएसी नाम, इसको थोड़ा याद रखिएगा, जरूरी, ये बहुत जरूरी है। आज भर मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा, कल इसके आगे यानी कि नेक्स्ट क्लास में जब भी वीडियो बनाऊंगा तो इसके आगे आपको और भी बताऊंगा। अभी इसी में बहुत सारा पढ़ना है बाबू, ठीक है ना। जिसमें अभी बहुत सारा ब्रांचेस मैंने नहीं दिखाए हैं, उन ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एक क्लास इस पे चलेगा, अगर टाइम बचेगा तो उसमें कुछ और इसके बाद वाला जो है ना, एल्किल के बाद वाला एल्केन और सॉरी एल्किल और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं।